टॉपिक है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो कि मानव किसी भी देश काल में पाई जाती हैं, उनके बारे में कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उनका रहन सहन, रीति रिवाज, खेती, व्यापार, पशुपालन, उद्योग और प्रशासन, ये सारी बातें हैं, ये सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम ये बताएंगे कि 1950 से पूर्व ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव अचानक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। 1921 में सिंधु सभ्यता का सबसे पहले ज्ञान हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत लंबे क्षेत्र तक विस्तृत थी और इसे बाद में हड़प्पा संस्कृति कहा गया। सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति का जो उत्खनन हुआ, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा गया। 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थलों की खोज की, जिनमें आमरी, कोट दिजी, कालीबंगा और सिंधु नदी तट से मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और राजस्थान के गंगानगर जिले तक यह सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक मानी जाती है। इस सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि हजारों वर्ष पूर्व भारत में इतनी अत्याधुनिक सभ्यता विद्यमान थी कि जिसके नगर योजना, भवन निर्माण, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन की तुलना आधुनिक समाज से की जा सकती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति प्रस्तर धातु युग, चाल पैलिथिक युग की है। इस सभ्यता की खोज, जैसे कि मैंने बताया कि दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी ने 1921 में सबसे पहले उत्खनन कार्य करके किया और इसके बाद जॉन मार्शल, ये विदेशी इतिहासकार है, मैके व्हीलर ने उत्खनन करा के इस सभ्यता के बारीकी से अवशेषों का अध्ययन करके इसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, मांडोंगोबरी, रावी और सिंधु नदी तक फैला हुआ था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, चंदुहड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, ये 6 नगर थे और हड़प्पा मूल रूप से नगरीय सभ्यता थी। एक होती है ग्रामीण सभ्यता, एक होती है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब ये होता है कि जिस सभ्यता में भवन निर्माण, नगर योजना, सैनिटेशन सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था, जो आज किसी भी आदर्श नगर में पाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, किसी भी आदर्श नगर में, उसी प्रकार की व्यवस्था इतने वर्षों पूर्व भारत में सिंधु नदी घाटी में पाई गई थी। तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता एक महानतम सभ्यता थी, उत्कृष्ट सभ्यता थी, इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है इस सभ्यता की नगर योजना, जिसे हम कहते हैं टाउन प्लानिंग, और वास्तुकला, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ बिल्डिंग। नगर योजना और भवन निर्माण कला किसी भी सभ्यता की, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ होती है। अगर सड़कों की व्यवस्था नगरों में अच्छी होगी तो नगर उत्कृष्ट कहे जाएंगे। अगर सिटी प्लानिंग अच्छी होगी, भवन निर्माण का जो तरीका होगा आधुनिकतम होगा, हाइजीनिक होगा, नालियों की व्यवस्था उत्तम होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, पानी की निकासी होगी, सड़कों में धूल गंदगी नहीं होगी, छायादार वृक्ष होंगे, तो उन नगरों को हमेशा अच्छा माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी प्रकार की नगर योजना हमें देखने को मिलती है, इसी प्रकार की आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से हम एक ही मानते हैं, एक ही चीज है वो, उसके जो नगर योजना थी
वह योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इनकी जो सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह चौड़ी थी और प्रत्येक सड़क समकोण पर कटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर कटती थी और सड़कों की चौड़ाई 9 फुट से 34 फुट तक चौड़ी थी। चौड़े आयताकार कट, जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में और किसी भी नगरों में जब यातायात व्यवस्था होती है तो बीच में लेन बदलने के लिए बड़े बड़े कट दिए जाते हैं और कट को भी साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है ताकि कोई भी जो वाहन है या कोई व्यक्ति है या पैदल मुसाफिर है वो आराम से उसको पास कर सके और किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सड़कों पर कट बनाए गए थे, सड़कों को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। दिल्ली में जो शहर में जो गलियां थी उन गलियों के किनारे कुओं का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को पानी लेने उसका उपयोग करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा दीप स्तंभ थे, जिसको हम कहते हैं लाइट लैंप पोस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो उस जमाने में भी था कि पथ प्रकाश व्यवस्था की बड़ी बड़ी जगहों पर आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में हाई मास्क लाइट के बड़े बड़े पोल लगे होते हैं और उसमें गोलाई में कई तरह के बल्ब लगे होते हैं ताकि उसका प्रकाश दूर तक फैले और रात्रि के समय में जो भी ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थी और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी सुव्यवस्थित, कितनी जिसको कहते हैं वेल प्लान तरीके से बनाई गई थी। इसके अलावा नगरों में विशेष अन्नागार थे। अन्नागार का मतलब होता है कि आपने ये देखा होगा जो खाद्यान्न के लिए विशेष रूप से अगर कोई बाढ़ की स्थिति है, कोई रोड ब्लॉकेज की स्थिति है, ऐसी स्थिति में शहर के विभिन्न स्थानों पर अन्नागार बनाए गए थे जिससे कि अन्न की आवश्यकता होने पर जनता को समयानुरूप उसकी सप्लाई की जा सके, उसका वितरण किया जा सके। तो ये एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था का एक द्योतक था कि इस तरह से उस समय के प्रशासन ने अन्नागारों की व्यवस्था नगरों में जगह जगह पर कर रखी थी। इसके अलावा सभा भवन थे जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी हॉल और असेंबली हॉल, इनको दूसरे भाषा में कहा जाता है, कि जहां पर किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में अगर लोग कोई जिक्र करें, अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें, तो ऐसे नगरों के आसपास जगह जगह सभा भवन बनाए गए थे। सभा भवनों का मतलब क्या था कि जनता की समस्याएं और प्रशासन के बीच संवाद करने के लिए इन सभा भवनों के माध्यम से लोग अपनी बातों का जो एक सार रूप से प्रशासन के सामने कहने में अपनी बात को रिप्रेजेंट करते थे। इस प्रकार के सभा भवन थे। इसके अलावा सड़कों का निर्माण किया गया था इंडस वैली में, वो बड़ा ही साइंटिफिक था जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है कि अगर सड़कें बनाई जाती हैं तो आप देखते होंगे कि सड़कों की जब नापजोख होती है, कहीं पर बबलिंग होती है, सड़क समतल नहीं होती, उनको सही तरह से उनका डामरीकरण नहीं किया जाता, या कहीं पर ऐसा होता है कि ऊपर नीचे वाहन उछलते रहते हैं या पैदल चलने में दिक्कत होती है, ऐसी सड़कों को अच्छी सड़क नहीं माना जाता। अच्छी सड़कों के लिए उसके वैज्ञानिक जो मेजरमेंट होते हैं उनके आधार पर उन सड़कों का निर्माण किया गया था जो कि सिंधु नदी घाटी हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान मिले अवशेषों से ज्ञात होती हैं। इस प्रकार की समृद्ध नगर योजना सड़कों की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में एक उच्च नगरीय सभ्यता के बारे में हमें स्पष्ट प्रमाण देती है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में उस समय लोग इतने जागरूक थे, ऐसे इंजीनियर थे जो कि इस तरह से सड़कों के निर्माण को साइंटिफिक तरीके से बना करके और जनता को इस प्रकार से सुविधाएं देने का प्रयास करते थे, जो कि एक उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता के रूप में आज हमारे सामने उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा नगरों की स्वच्छता का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। सिटी सैनिटेशन आप जानते हैं, कूड़े का उठान करना, उसको सही जगह लगाना, इसके अलावा नालियों की व्यवस्था करना, बरसाती पानी को सड़कों में बहने से रोकना,
ड्रेनेज सिस्टम को बनाना ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस बात का जिक्र ओपन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए नगरीय सभ्यता कहा जाता है कि एक वेल प्लान्ड सिटी जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह होती है, जिसमें कि पानी का निकास होता रहे, शहर में कीचड़ ना हो, यातायात के साधन या वाटर लॉगिंग के सिस्टम जो आजकल हो जाता है वो ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था सिंधु नदी घाटी के सभ्यता में या शहरों में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। और इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। अब आता है भवन निर्माण। मैंने बताया था कि बिल्डिंग आर्ट आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, भवन निर्माण के मानक सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट रूप से पाए गए थे, जिसमें कि उच्च स्तरीय ईंटों का प्रयोग होता था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आजकल आपने ईंटें देखी होंगी उनके मुकाबले चौगुनी ईंटें हुआ करती थी। और ये सब उसी प्रोसेस से, जैसे कि भट्टों में ईंटों को पकाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आधुनिकतम इंजीनियरिंग का प्रमाण उतने साल पहले देखने को मिलता है, वर्षों पूर्व। उसी के बारे में निर्माण सामग्री में उच्च जो मापदंड थे उनको अपनाया जाता था। जैसे निर्माण सामग्री के उच्च मापदंड क्या होते हैं? आप मेजरमेंट सबसे पहले, उसमें जो प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री है, उसमें जो साइंटिफिक तरीके से दीवार को खड़ा करना, बनाना, भवन निर्माण करना, आरसीसी लगाना, जो भी चीज है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है और जो किसी भी भवन को लॉन्ग एज देने के लिए जरूरी होते हैं, उन सब मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। मकानों में खिड़कियों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया था। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए गार्डन चाइल्ड, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण कला इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो मकानों की खिड़कियां थी वो शहर की तरफ खुलती थी और वो इस तरह से होती थी कि जिसमें कि ताजी हवा का आदान प्रदान होता रहे और लोगों को किसी भी प्रकार के प्रदूषण का शिकार न बनना पड़े। भवन निर्माण में कई प्रकार के भवन थे। सबसे पहले आता है साधारण भवन। साधारण भवन का मतलब यह था कि सामान्य जनजीवन के मतलब के जो भी भवन थे उन भवनों के आधार पर उन भवनों को बनाया जाता था। दूसरे सार्वजनिक भवन थे। सार्वजनिक भवन का मतलब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, 6, 7, 8 से भी, और आगे भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका स्वरूप और विस्तृत हम कर देते हैं। वो ये विशाल स्नानागार, ये ग्रेट या ग्रेटर बाथरूम के बारे में आपने सुना होगा। सड़क के किनारे शहरों में बहुत बड़े बड़े टॉयलेट और बाथरूम बनाए जाते थे, जिसमें कि मुसाफिर आने जाने वाले लोग अगर थक गए और आराम करना चाहते हैं या स्नान करना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़े बड़े विशाल स्नानागार बनाए गए थे। और इनके सफाई का जिम्मा नगर अधिकारी के पास होता था और वो इस बात की व्यवस्था करते थे कि यहाँ पर स्वच्छ जल उपलब्ध हो, पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही हो और पब्लिक कन्वीनियंस के तौर पर यहाँ पे जितने भी नल, टेप, जो भी चीज है उनकी व्यवस्था बिल्कुल ढके हो। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सार्वजनिक भवन के निर्माणों की बात से पता चलता है। खुदाई से प्राप्त जो स्नानागार के अवशेष मिले हैं उसमें 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा विशाल स्नानागार सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नगरों में मिला है, जो इस बात का द्योतक है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग उस समय का प्रशासन जनता के प्रति, अपनी जन सुविधाओं के प्रति कितना जागरूक था और उनकी जो टेक्निक थी वो कितनी उच्च श्रेणी की थी। और इससे हमें ये मालूम होता है कि उच्च नगरीय सभ्यता के सभी प्रमाण जो आज हम करते दिखाई देते हैं, कोशिश करते हैं, वो बहुत वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उनका प्रयोग हो चुका था। तीसरा था अन्नागार। अन्नागार के बारे में अभी मैंने बताया। अन्नागार का मतलब ये था कि सिटी में ऐसे जगह जगह फूड ग्रेन के स्टोर बनाए गए थे कि आवश्यकता पड़ने पर उनको सही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जैसे नदी घाटी किनारे होने के कारण यदि कभी प्राकृतिक प्रकोप या ऐसी बाधाएं जो प्राकृतिक रूप से आ जाती हैं
तो उन बाधाओं से अगर यातायात प्रभावित होता है, ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है और जो सप्लाई प्रभावित होती है, तो जगह जगह के अन्नागारों से वहां पर के नजदीक रहने वाले लोगों को खाद्यान्न वितरण में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा इसीलिए इस अन्नागारों को बड़े ढंग से शहरों में बनाया गया था और इनमें अन्न को स्टोर किया जाता था। और इसके प्रमाण मिले हैं अन्नागारों के, जिसमें 50 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा इस प्रकार का स्नानागार, कई स्नानागार मिले, वो भाई अन्नागार मिले हैं। और वो उन अन्नागारों से ये मालूम होता है कि इनमें अन्न रखने की व्यवस्था थी, जो कि आपदा के समय में जनता को सही तरीके से सप्लाई की जा सके। इसके अलावा राजकीय भवन, राजकीय भवन का मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जैसे आप जानते हैं कि आपके सचिवालय होते हैं, नगर निगम के ऑफिस होते हैं और कई प्रकार के जो सरकारी दफ्तर होते हैं, उन दफ्तरों को बनाए जाने का एक प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। और वो विशाल भवन हमें दिखाई देते हैं। तो भवन निर्माण कला में उत्कृष्टता का नमूना सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है कि उन्होंने कितने प्रकार के विशाल अवशेषों का निर्माण किया था। और विशाल अवशेषों का निर्माण करने के बाद ये चीज सामने आई कि जिनका आकार 230 फुट और 75 फुट, यानी लंबाई 230 और चौड़ाई 75 फुट थी। और इनमें कई पिलर्स का प्रयोग किया जाता था। जो भवन होते थे, अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस अपना, तो उसमें कितने खंबे हैं, खंबे का मतलब पिलर्स हैं, वो पिलर्स गोलाई में है। इसी तरह से वहां पर पिलर्स बनाए जाते थे जो बड़े बड़े भवनों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होते थे और खुले रूप से होते थे। उसके अलावा फिर उसके अंदर कमरे होते थे जिन पर कि सभा भवन या कोई ऐसी जो राजनीतिक गतिविधियां या प्रशासनिक अमला उस पर काम करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में आता है कि सामाजिक जीवन कैसा था। इसमें सामाजिक जीवन में पुरुषों से अधिक स्त्रियों को विशेष रूप से महत्व प्राप्त था। आजकल आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण की बात आती है, लेकिन इतने वर्ष पूर्व भी सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व दिया जाता था। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि कैसे, आपको कैसे मालूम कि महत्व दिया जाता था महिलाओं को? यहाँ पर खुदाई से प्राप्त मूर्तियों में सर्वाधिक महिलाओं की मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। इससे ये मालूम होता है कि मातृशक्ति का यहाँ पर विशेष सम्मान किया जाता था। और आप जानते हैं हमारे वैदिक मंत्र में अक्सर आता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ नारी पूजी जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सम्मान करेंगे तो मातृशक्ति, जो कि शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, हमारी उन्नति का प्रतीक है, हमारी सृष्टि का प्रतीक है, अगर उसकी उन्नति या उसका सम्मान होता रहेगा तो सामाजिक समरसता बनी रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा तो समाज सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा तो राष्ट्र सुखी रहेगा। उसके प्रति हमेशा हमारे प्रति एक ऐसा रहेगा कि यदि हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो हमारे देश और हमारी जो राजनीति है वो हमेशा सही दिशा में जाएगी और समाज में एक बैलेंस रहेगा, एक साम्य रहेगा, एक संतुलन रहेगा। सामाजिक संगठन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, परिष्कृत सभ्यता के लोग थे। वहां पर किसी भी प्रकार के सामाजिक वर्ग विभेद नहीं था, ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं था। जो एजुकेटेड क्लास थी, शिक्षित वर्ग था, उसमें पुरोहित थे, चिकित्सक थे, ज्योतिषी थे और दार्शनिक थे। पुरोहित का मतलब होता है जो धार्मिक कर्म कांडों को कराने वाले। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ भी होता है पूर्व मने आगे का हित सोचने वाला, जो हमारे कल्याण के लिए हमें मोटिवेट करने वाला या उस तत् संबंधी कार्य कराने वाला, उसे हम पुरोहित कहते हैं। और डॉक्टर जो कि भाई बीमार आदमियों की सेवा करते हैं, ये शिक्षित वर्ग में थे। ज्योतिषी हैं
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का उस समय बड़ा प्रचलन था। दार्शनिक, फिलोसफर, विचारक जिनको हम कहते हैं, चिंतक जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के का समाज में विशेष रूप से स्थान था। उसके बाद थे व्यवसायी व दस्तकार। व्यवसायी कहते हैं जो बिजनेसमैन है, दस्तकार है जो छोटे छोटे कामों में लगे होते थे, उन लोगों के बारे में है। उनमें उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जुलाहे थे, कुंभकार थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, धातुकर्मी थे, धातु के हथियार बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले। ऐसे लोग थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक संरचना का जो ताना बना था वो बहुत ही सुदृढ़ था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बात उसमें नहीं थी कि जो लोगों में समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, ऐसा कोई भी वर्ग विभेद नहीं था। इसके अलावा श्रमिक वर्ग था और कृषक वर्ग था। श्रमिक वर्ग जो अपना डेली रूटीन में काम करता है, अपनी मजदूरी करता है, उसके बदले मजदूरी प्राप्त करता है। कृषक वर्ग थे जो खेती के काम में लगे होते थे, जो अपना खेती जिनका मुख्य व्यवसाय था, ऐसे लोग भी थे। इसके अलावा नगरीय श्रमिक थे, जैसे शहरों में श्रमिक होते हैं। खेतीहर मजदूरों के बारे में तो ग्रामीण श्रमिक हुए जो गांव में काम करते थे। इस प्रकार के जो श्रमिक थे वो भी अपना काम अलग अलग प्रकार से करते थे। जैसे खेतीहर श्रमिक हो गए, नगरीय श्रमिक हो गए, कुछ आपके अपना हाथ ठेला चलाना, मजदूरी करना, काम करना, ट्रांसपोर्टेशन में काम करना, भवन निर्माण से संबंधित काम करना और विभिन्न छोटे छोटे बड़े कार्यों में वो अपना संलिप्त रहते थे। इसके अलावा योद्धा थे। योद्धा का मतलब होता है जैसे मिलिट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं। इस प्रकार का एक वर्ग था, उसे योद्धा वर्ग कहा जाता था। मैं बता रहा हूँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो लोग थे वो कौन से थे, कैसे वर्ग थे, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे, जो शासन चलाने में, चाहे वो नगरीय शासन हो, चाहे वो आपका जिले स्तर का शासन हो या राष्ट्रीय स्तर का जो भी हो, इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनका भी एक अलग वर्ग था। इसके अलावा सैनिक वर्ग था जो कि मिलिट्री जिसको हम कहते हैं। अब आप कहेंगे अभी आपने योद्धा बताया, फिर ये सैनिक वर्ग कहाँ से आ गया? योद्धा का मतलब ये होता है कि जैसे राजमहलों में रहने वाले और उनकी रक्षा करने वाले, और सेना के टुकड़े बिल्कुल अलग जो सेना का काम करते हैं, देश रक्षा के लिए काम करते थे। इस प्रकार सैनिक वर्ग भी था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भोजन था वो विशेष रूप से उसका जिक्र आता है कि भोजन जो है उसमें गेहूं, जौ, दाल, तिल, खजूर, दूध का उत्पादन मुख्य भोजन था। शाकाहार और मांसाहार भी मुख्य भोजन में शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों में गेहूं के अवशेष, जौ के अवशेष, दाल, तिल जिससे तेल बनाया जाता है, खजूर आप जानते हैं जिसके छुआरे बनते हैं, दूध उत्पाद, जितने भी दूध से संबंधित उत्पाद हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया करते थे। ये लोगों के मुख्य भोजन में शामिल था। इसके अलावा वस्त्राभूषण यानी क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स, जो हमारे वस्त्र और आभूषण है उसमें आभूषण पुरुष भी पहनते थे, स्त्रियां भी पहनती थी। उसमें मुख्य रूप से वस्त्रों में सूती कपड़ों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कपास की पैदावार होती थी, कपास से धागा बनाया जाता था और उससे फिर कपड़ा बुना जाता था और उसका लोग प्रयोग करते थे। और सूती कपड़ों के अलावा ऊनी वस्त्रों का, पशुपालन से ऊन प्राप्त होती है, जानते आप सब लोग कि इससे ऊन प्राप्त होती है और ऊन को फिर काटा जाता है, उससे फिर ऊन के धागे बनाए जाते हैं और उससे फिर गर्म कपड़ा तैयार किया जाता है। इसके अलावा सोना, चांदी और तांबा, इन तीन धातुओं का विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में प्रयोग होता था। सोना चांदी गहने के रूप में भी प्रयोग होता था, सिक्कों के रूप में भी प्रयोग होता था, तांबे का भी प्रयोग होता था। तांबा सोने के साथ मिलाकर के गहनों में इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि सोने के गहनों में तांबे को ज्वाइंट में जोड़ने के लिए
हल्के मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और ये उस समय का मुख्य रूप से आभूषणों में प्रयोग करने के 3 धातुएं थी। इसके अलावा था श्रृंगार प्रसाधन। श्रृंगार प्रसाधन भी महत्वपूर्ण चीज है। आज आप जानते हैं और अगर छात्राएं सुन रही हो तो जानते हैं कि पेडिक्योर, मैनिक्योर, नेल पॉलिश, इधर खूबसूरती बनाने के क्या तरीके हैं, जिम है, फलाने हैं, कई तरह की चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आजकल आपने देखा ब्यूटी पार्लर है। तो उसी से संबंधित बात है कि अपने को स्फूर्ति बनाए रखने के लिए और अपने को सजावटी बनाए रखने के लिए कई प्रकार के पार्लर शहरों में आजकल चल रहे हैं। तत्कालीन समय में उतने वर्ष पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्राभूषण और सौंदर्य श्रृंगार प्रसाधनों में जो अवशेष मिलते हैं उनमें जो आजकल के सौंदर्य प्रसाधन हो, जैसे काजल हुआ, लिपस्टिक हुआ, दर्पण हुआ। आप जानते हैं कि आजकल सुपर फास्ट जमाना है, लोग बाइक चला के आते हैं, बाल खराब हो गए, आपके पास कंघा भी चाहिए, आपके पास दर्पण भी चाहिए, आपके पास टिश्यू पेपर भी चाहिए, कई प्रकार की चीजें हैं। तो ये मैं इससे आपको बता रहा हूँ कि पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार के हाथी दांत की कंघियों का प्रयोग किया जाता था, जो कि लोग अपने पास रखते थे। इसके अलावा दर्पण का प्रयोग किया जाता था, इसके अलावा काजल, लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। और ये इस बात का द्योतक थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रसाधनों के मामले में भी जागरूक थे। मनोरंजन के साधनों की बात करें तो उस समय मनोरंजन के आज जैसे साधन नहीं थे कि कोई मल्टीप्लेक्स हो, सिनेमाघर हो, लेकिन उस समय के जो मुख्य रूप से थे मनोरंजन के साधन, चौपड़ खेलना, ताश खेलना, शिकार खेलना, हंटिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खिलौने का प्रयोग, और वो खिलौने रबड़ के न होकर के लकड़ी के बनाए जाते थे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शिल्पी जो होते थे, छोटे कारीगर होते थे, जो छोटे छोटे खिलौने बनाते थे लकड़ी का, और उससे बच्चे खेलते थे ताकि उनका मानसिक विकास बहुत जल्दी हो सके। इस प्रकार के खिलौने बनाए जाने का प्रचलन था, ऐसे अवशेषों से हमें मालूम होता है। इसके अलावा आर्थिक जीवन, किसी भी सभ्यता संस्कृति का आधार होता है उसकी आर्थिकी। अगर पैसा है तो आपका विकास होगा, अगर पैसा नहीं है तो आप अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या संसाधनों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर मैं विशेष रूप से आपसे बात करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन बहुत ही समुन्नत था। जब समुन्नत था तभी तो सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ी, तभी तो भवन निर्माण बढ़ा, लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा थी, सड़कों का निर्माण हुआ, राजनेता अच्छे थे, खेती पाती अच्छी होती थी, लोगों का पैसा था, लोग उद्योग व्यापार में लगे हुए थे, माइंस में थे, काम में थे, व्यापार में थे। वो तभी लगते जब आपके पास आर्थिक स्थिति किसी भी देश की, समाज की अच्छी होती है। इसमें आर्थिक जीवन में सबसे पहले था एग्रीकल्चर और जिसको कृषि और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हैं किसी भी देश में, हमारे देश में बहुत साल पहले 50 के दशक में, फिर 60 के दशक में, फिर 70 के दशक में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम से दूध, क्या आपने देखा होगा गुजरात में अमूल डेयरी का काम शुरू हुआ था। अमूल दूध ट्रेडमार्क है गुजरात का। आप तो बहुत आ गए हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी बहुत पहले, और उससे होते होते धीरे धीरे करते करते लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि दूध एक जगह इकट्ठा कीजिए, पशुपालन कीजिए, पशुओं को पालिए, किसी के पास जितना भी है 1-2 किलो से लेकर के और क्विंटलों तक अगर दूध है तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लाइए और उसकी पैकिंग करके वो बाजार में फिर आज बिकता है। जैसे जैसे जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या बढ़ती चली गई, शहरीकरण बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी तत्कालीन समय में इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सशक्त रूप से थी, यानी कृषि पैदावार अच्छी होती थी, पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता था उसमें, और कृषि में जो फसलें थी, गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास, चावल, ये मुख्य उत्पाद थे। आप जानते हैं कि
सरसों होगी, सरसों का तेल बनेगा, तिल होगा, तिल का तेल, कपास होगी, हमारी कॉटन इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, गेहूं, मटर वगैरह, ये सारी चीजें हमारे आज के जो मुख्य खाद्यान्न है वो उस समय पैदा होते थे, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिकी हमेशा मजबूत रही। इसके अलावा पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, इनका पालन विशेष रूप से किया जाता था। और आप जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि कुछ पशु को दुधारू पशु के को पाला जाता है और कुछ मांस के लिए पाला जाता है, और इसलिए ये व्यवस्था उस समय भी थी। वह शाकाहारी भी थे और मांसाहारी लोग भी थे। उद्योग और शिल्प, इंडस्ट्री और जो कल्ट है, जो शिल्प है, जो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं हैं, उनमें सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, बढ़ईगिरी, तांबा, कांसा और सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले सुनार और कारीगर भी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि 1921 में जिस सभ्यता की खोज हुई और उससे हजारों वर्ष पूर्व सभ्यता सिंधु नदी घाटी की बाढ़ के कारण समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके सभ्यता को आज भी जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वह सभ्यता कितनी बड़ी, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, और उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो हम नगर निर्माण के आधार पर जानते हैं, भवन निर्माण के आधार पर जानते हैं, उनका सिस्टम जानते हैं, उनका खान पान जानते हैं, उनका रहन सहन जानते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। ये तभी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हमें जो चीजें दिखाई देती हैं उससे हम इस कैलकुलेशन पर आते हैं। इसके अलावा था व्यापार। व्यापार में उस समय में अमूमन बार्टर सिस्टम था। बहुत से स्टूडेंट के आप में से इकोनॉमिक्स भी पढ़ते होंगे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु को दिया लिया जाता था। अगर आपके पास चावल होता है तो आप गेहूं के बदले चावल ले लीजिए, दाल है उसके बदले तिल ले लीजिए, तिल है उसके बदले में कोई और चीज ले लीजिए। तो अभी भी हमारे जो रूरल संस्कृति है, जो हमारी ग्रामीण सभ्यता है, या गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं कि जिसके पास जिस चीज की पैदावार ज्यादा होती है वो उससे बदले अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरी चीज ले लेते हैं। उनका अपना मेजरमेंट होता है। जानते होंगे तिब्बत से जब व्यापार था तो नमक, ऊन वगैरह का आपस में एक्सचेंज होता था, हींग का एक्सचेंज होता था, ये जो हिमालयी जड़ी बूटियां इनका एक्सचेंज होता था। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसलिए इनको बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से बार्टर सिस्टम के आधार पर वो काम भी करते थे। इसके अलावा नदी मार्ग से, नावों से भी व्यापार होता था। नदियां बड़ी बड़ी नदियां थी, उनमें नावें चलती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नावों के आधार पर भी व्यापार किया जाता था। नाप तौल प्रणाली थी। नाप तौल प्रणाली, मेजरमेंट, जैसे आज हम किलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखे होंगे आप लोगों ने, बिल्कुल एक एक, और सुनार के पास देखा होगा जो सोना को तोलते हैं उसमें मिलीग्राम का भी हिस्सा जो है वो पूरा आ जाता है कि इतना मिलीग्राम है, और उससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हम उनको बोलते हैं, जो बाकायदा बिजली से चलते हैं और उनमें मेजरमेंट बिल्कुल सही आता है। तो इस प्रकार नापतोल का प्रयोग भी था। बाट और तराजू का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता था। मेसोपोटामिया, आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना, इसी प्रकार से विश्व की बहुत सी सभ्यताएं हैं, दजला, फरात, मेसोपोटामिया, नील नदी की घाटी की सभ्यता। इस प्रकार से दजला, फरात और से नहीं बल्कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था और उस व्यापार से चीजों का आदान प्रदान किया जाता था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा रिलीजियस लाइफ कहते हैं धार्मिक जीवन को। धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से ये मालूम होता है कि उस समय के लोग मातृ पूजा, मातृशक्ति की पूजा विशेष रूप से करते थे। शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं,
पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इनके अवशेषों से जो प्राप्त मूर्तियां हैं उन मूर्तियों से पता चलता है कि इन मूर्तियों में बैल की मूर्ति हमें मिलती है, इसलिए बैल की पूजा का प्रचलन था। वृक्ष पूजा था, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष और उनके अवशेष और सिक्कों पर भी उनका कहीं जिक्र आता है, इस प्रकार के थे। और नदी पूजा, हमारी भारतीय संस्कृति में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नदियों को बड़ा पवित्र माना गया है, इसीलिए कहा जाता है, हमारे वेदों में भी है कि नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, उनको मातृ समान माना गया है। नदियों को हम गंदा ना करें और उस पे हम प्रदूषण न फैलाएं, इस बात का जगह जगह आज के युग में आपने देखा होगा, नारे हैं, स्लोगन है, जन जागरूक अभियान है और स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। वो इसीलिए कि आज नदियां मर रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, भारत के किसी भी स्थान पे हो। पर्यावरण प्रदूषण, जो इन्वायरमेंटल आप जो प्रदूषण को देख रहे हैं, पॉल्यूशन को देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिथीन से हो, चाहे वो मानव कृत्यों के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम को उसमें मिलाए जाने से हो, चाहे नदियों की सफाई न करने से हो, चाहे उसके किनारे की गंदगी और रहने वाली बस्तियों के द्वारा फैलाई जाने वाली चीज हो, ये जो आज बहुत कॉमन सवाल है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, ये उस समय भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि यदि नदियों की को पूज्य वस्तु बना दिया जाएगा तो सामान्य आदमी नदियों को गंदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका पानी खेती में, पीने में और सभी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए नदी बचाओ अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो चला रही है, वो इसीलिए है कि हमारी जो प्राचीन नदियां हैं, उन नदियों के किनारे बहुत बड़ी सभ्यता और संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ। उस सभ्यता, संस्कृति, उस प्रभाव को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें नदियों को बचाए रखना होगा, और बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें नदियों को पॉल्यूशन फ्री करना होगा। ये पॉल्यूशन फ्री आप अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते होंगे, उसमें देखा होगा आपने कि ये किस प्रकार से गंदे पानी से, सीवरेज से, पॉलीथीन से, मरे हुए जानवरों से और मानव के द्वारा की जाने वाली गंदगियों से और अधजले मुर्दों से, ये जो सारी या अन्य प्रकार की जो वेस्ट सामग्री को नदी में बहाने से होती हैं, ये इसको रोका जाना चाहिए। ये तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, ये सभ्यता तभी इतनी महत्वपूर्ण बनी थी जब इसमें नदी पूजा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसके अलावा आर्ट, जिसको हम कहते हैं कला, सिंधु घाटी सभ्यता में कला के बारे में मालूम हमें पड़ता है। इसमें है मोहरें, मोहरें कहते हैं जैसे सिक्के होते हैं, उसी प्रकार के मोहरें हुआ करती थी, स्टैम्प्स जिनको हम बोलते हैं। भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला। संगीत में कई प्रमाण हमें मिलते हैं, वीणा के प्रमाण मिलते हैं। संगीत कला में, भवन निर्माण कला के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नगरों की व्यवस्था क्या थी, बड़े बड़े बुर्ज और दुमंजिले, चौमंजिले भवन बनाए जाते थे, उनमें पिलरों का प्रयोग किया जाता था। आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि भूकंपीय उत्तराखंड जैसे कि भूकंप का यहाँ पर विशेष रूप से प्रभाव रहता है, और यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं, तो उनको बचाने के लिए, भूकंप से बचने के लिए ऐसे हल्के मकानों का प्रयोग किया जाए, ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए कि जिससे जन धन की हानि बहुत कम हो। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये बात को पूरा ध्यान रखा गया था कि जितने भी भवन हो, नदी किनारे में प्राकृतिक प्रकोप का जहाँ डर रहता था, तो भवनों को स्तंभों के आधार पर टिका हुआ बनाया गया था, जिसके प्रमाण मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, उसके हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसके बारे में वो आज तक इतिहासकारों ने इसमें बहुत खोजबीन कर ली, बड़ा इसमें माथापच्ची कर ली, लेकिन सिंधु लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें 400 लिपि चिन्ह मौजूद है, लेकिन उनके बारे में इतिहासकार, वो चाहे वो स्वदेशी इतिहासकार हो या विदेशी इतिहासकार हो, वो लगे हुए हैं इस चीज में, लेकिन सिंधु नदी घाटी की लिपि को अभी कोई पढ़ नहीं पाया है। इसमें रिसर्च जारी है, काम चल रहा है, और इसमें जो हमें वहाँ लिपि के बारे में पता चलता है उसके बारे में अभी स्पष्ट
नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति, जिसमें ये बताया गया था, इसमें 6 शहर थे जिनके मिलने से सभ्यता थी, और इस सभ्यता का जो विनाश हुआ वो सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण यह शहर जलमग्न हो गया और बाद में इसका अस्तित्व मिट गया था, जिसका पता कि 1950 तक ये माना गया था कि भाई ये तो तब आई होगी, लेकिन बाद में जब उससे पहले 1921 में डी.आर. साहनी और आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की तो इस सभ्यता के बारे में पता लगा। तो ये था सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उसका मनोरंजन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसमें जितने भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, कला, संस्कृति, उसके बारे में बताने का आपको प्रयास किया। तो निसंदेह आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी।